नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पैरालिसिस पक्षाघात की संपूर्ण जानकारी के लिए हमने जो सीरीज़ चलाई है उसी के अगले चरण में हम आपको आज जानकारी देंगे गोल्डन पीरियड, मतलब इलाज कितनी देर में हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, और फिजियोथेरेपी के बारे में। गोल्डन पीरियड क्या होता है? देखिए, गोल्डन पीरियड एक ऐसी जो समय की व्यवस्था है कि अगर हम इस दौरान पेशेंट का इलाज करते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन एलोपैथी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत सारी संभावनाएं इस रोग की रिकवरी के लिए नहीं है। उसमें केवल टीपीए का इंजेक्शन दिया जाता है, वो भी 4.5 घंटे के अंदर अंदर। असर कर गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ उसका जो है वो असर नहीं होता, और नुकसान अगर तब हो सकते हैं अगर हम उसको लेट लगाते हैं। 4.5 घंटे से हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, टाइम लॉस्ट इज़ ए ब्रेन लॉस्ट। तो हमने क्या करना है, ऐसी उपाय करना है, ऐसी हमने एकदम से ट्रीटमेंट के लिए ऐसी एक जल्दबाजी हमने करनी है कि हम राइट स्पेस पर, हॉस्पिटल हो या कोई भी ऐसा मेडिकल अदारा हो जो आसपास में हो, पेशेंट को वहाँ पे लेके जाएं, उसका चेकअप करवाएं। क्योंकि हम जितनी जल्दी पेशेंट को वहाँ लेके जाएंगे उतना ही पेशेंट का कम नुकसान होगा और रिकवरी जल्दी आएगी। क्योंकि दोस्तों 3 से 6 घंटे के अंदर अंदर ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं अगर ब्रेन के थ्रू ब्लड सप्लाई ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ना मिले तो हमने इससे क्या होगा कि पेशेंट का मेंटली जो हरासमेंट है, जो इस रोग के बाद जब वो अपंग अपाहिज बन जाता है, जो मेंटली हरासमेंट है वो नहीं होती अगर हम टाइमली उसको ट्रीटमेंट दे देंगे। और अगर उसको टाइमली ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी मेंटल हरासमेंट तो नहीं होगी, फिज़िकल जो उसकी अवस्था है, जो उसकी शारीरिक, जो उसकी क्षमताओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो अपना काम पूरी ज़िंदगी वैसा ही कर पाएगा जैसा वो इस अटैक से पहले करते थे। तो दोस्तों आयुर्वेद में इसका जो गोल्डन पीरियड है, ये मैंने आपको एलोपैथी के बारे में बताया कि एलोपैथी में 4.5 घंटे के अंदर अंदर टीपीए का इंजेक्शन लगता है, ये नॉन हेमरेजिक अटैक के अंदर, आइस्केमिक अटैक के अंदर। पैरालिसिस का जो आयुर्वेद में, वैसे तो 24 से 72 घंटे में भी आयुर्वेद के पास आ जाएं तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे मार्वलस रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंट जो है वो एकदम से रिकवर करता है, उसकी डे बाई डे, रोज़ की रोज़ उसको सुधार आता है। और उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट लेट हो जाता है तो 3 महीने तक भी अगर पेशेंट आ जाए आयुर्वेद में तो आयुर्वेद उसका ट्रीटमेंट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है दोस्तों। पर दोस्तों होता क्या है, अधिकतर मामलों में हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में, हमारे ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में केसेस आते हैं तो वो एक गलती के कारण पेशेंट को सारी ज़िंदगी के लिए अपंग अपाहिज बना देते हैं। वो ये गलती होती है दोस्तों कि जब वो हॉस्पिटल में, मॉडर्न में ही वो लेट जाते हैं, मतलब 4.5 घंटे के बाद ही, और टाइम भी हो जाता है, उस टाइम सीटी स्कैन करवाना होता है या एमआरआई करवाना होता है, या उनको पता नहीं चलता कहाँ लेके जाएं। जब वो जाते हैं तो वो वहाँ पे लेट पहुँचते हैं और उनको टीपीए का भी इतना फ़ायदा नहीं होता उस हॉस्पिटल में। लेकिन ज़्यादातर को फिर वो जब लेट जाते हैं तो टीपीए लगता भी नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एलोपैथ वाले, वो उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनको अपना ट्रीटमेंट देते हैं 2, 4, 5 दिन के लिए, हॉस्पिटल में भी कई बार रख लेते हैं। और जब हॉस्पिटल में रखते हैं उसके बाद वो डिस्चार्ज कर देते हैं, कहते हैं फिजियोथेरेपी करवाओ बस जाके और ये दवाई लो। तो होता क्या है, पेशेंट को ये पता ही नहीं होता कि यार जो मैं मेडिसिन लेके आया हूँ वो मेडिसिन रिकवरी के लिए तो है ही नहीं, वो तो केवल ब्लड प्रेशर, शुगर को रोकने के लिए है, ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए है, या खून को पतला करने की दवाइयाँ हैं, या एक विटामिन की गोली होगी, वो बस ये देते हैं और पेशेंट समझता है कि मेरा इलाज हो रहा है। और पेशेंट 3 महीने तक, जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद समझता है कि 3 महीने तक अपने आप पेशेंट में रिकवरी आती है, थोड़ा बहुत सुधार अपने आप आता है। लेकिन उस दौरान अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो वो सुधार 100% में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन वो जो थोड़ा बहुत सुधार पेशेंट को आता है, वो पेशेंट समझता है कि मैं जो मेडिसिन खा रहा हूँ एलोपैथ की, ये तो उससे आ रहा है। जब 3 महीने निकल जाते हैं, सुधार रुक जाता है, पेशेंट सोचता है कि 10-15% सुधार आया, मेरा इसी मेडिसिन से आएगा। 1 महीना और ट्राई करता है, 4 महीने तक खाता है।
तब उसके बाद सुधार बाद में रुक जाता है 3 महीने के बाद और नहीं आता, तो उस दौरान उसके ब्रेन को काफ़ी नुकसान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल उसके डैमेज होते हैं, क्योंकि राइट ट्रीटमेंट वो रिकवरी के लिए नहीं होता। राइट ट्रीटमेंट रिकवरी के लिए अगर मैंने अपने पूरे जीवन में और हमारी संस्था ने जो 80 वर्षों से इस जो रोग का है उसका इलाज कर रहे हैं हम, उसमें देखा कि जितनी जल्दी आयुर्वेद के पास पेशेंट उस गोल्डन पीरियड में आता है, जैसे 24 घंटे में, 72 घंटे में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 3 महीने तक एक ऐसा टाइम होता है कि रिकवरी आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फास्ट आती है और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो टाइम एक गलतफहमी में ऐसे निकाल देते हैं कि एलोपैथी से सुधार आया, वो ये समझते हैं, जबकि वो 10-15% सुधार जो है वो अपने आप आता है। उसके बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो सुधार आ रहा था उस दवाई से लेकिन अब रुक गया। तो हम बताते हैं कि वो तो उस दवाई से सुधार नहीं आया, वो दवाई तो विटामिन की गोली थी, खून को पतला करने वाली दवाई थी, बीपी शुगर की दवाई थी। ये तुम्हें गलत फहमी हुई, आपने वो इस गलत फहमी के चक्कर में इस जो मिस्टेक करते हुए, बहुत बड़ी गलती करते हुए आपने वो गोल्डन पीरियड मिस कर दिया और आप 3 या 4 महीने के बाद आयुर्वेद में आए जब आपको सुधार रुक गया। वो अगर उस दौरान अगर आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते तो वो 3 महीने में आपका पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकता था, क्योंकि गोल्डन पीरियड की हेल्प मिलती और आयुर्वेदिक दवाइयों की मदद मिलती, सेल डैमेज होने से बचते, वीक होने से बचते। तो उसके बाद क्या होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पेशेंट को फिर समझाते हैं कि अभी पता नहीं आपके सेल्स कितने वीक हैं, कितने डैमेज हैं। अब आपको मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी के अनुसार, आपका जो क्लॉट ब्रेन में बना उस टाइम क्या क्या ट्रीटमेंट दिए गए, ड्रिप कितनी लगी, ग्लूकोज, क्योंकि वात रोग है तो वात रोग में कुछ चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। हम जो ड्रिप है, जो ग्लूकोज लगाते हैं अननेसेसरी हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर पेशेंट खा पी रहा है तो उसको कुछ भी ग्लूकोज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती, उसको कोई भी बोतल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम पेशेंट को फिर समझते हैं, समझाते हैं कि अब आप जब ट्रीटमेंट करवाओगे तो आप देखो, नोटिस करो 1 महीने में कितना सुधार आता है, उससे पता चल जाएगा कि आपकी रिकवरी रेट क्या होगी पर मंथ। तो फिर उसके बाद पता चलता है। लेकिन मेरी पेशेंट से रिक्वेस्ट है, हालांकि 4 महीने के बाद भी जब पेशेंट आते हैं उनको बहुत अच्छी रिकवरी आती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि पेशेंट अपने गोल्डन पीरियड में हमारे पास आए। अगर गोल्डन पीरियड में पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको 90% से अबव इम्प्रूवमेंट मैक्सिमम पेशेंट में वो आती है, और जिससे पेशेंट की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है दोस्तों, और वो अपने परिवार का और अपना पालन पोषण पूरी अच्छे तरीके से कर पाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस पीरियड को आप समझें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि इसको मिस नहीं करना होता और इसको अपने इलाज में पूरी तरह इस 3 महीने को पूरा झोंक कर रख देना होता है इलाज के लिए, तन मन धन एवरीथिंग पूरे परिवार के सहयोग से और पूरे अपने एफर्ट से ट्रीटमेंट करना होता है। हम बात करेंगे अब ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले जो 3 चीज़ों का रोल रहता है, मेडिसिन का, मसाज एंड फिजियोथेरेपी और पंचकर्म। तो मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन में ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो स्ट्रांग बनाए और हमारे सेल्स को एक्टिव करे, जो वीक सेल्स हैं उनको रिकवर करे। तो मेडिसिन का ये रोल रहता है, और वो ब्रेन और लिम्स में एक आपस में जो एक लिंक होता है, उस लिंक को एक्टिव करने का भी काम करती है मेडिसिन। कई बार हम दूसरी बात जो है फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी में भी क्या होता है, फिजियोथेरेपी में वो करवाते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन ना दी जाए तो वो लिंक डेवलप ब्रेन का अपने लिम्स के साथ, जो हमारी बॉडी के लिम्स हैं जो काम नहीं कर रहे पैरालिसिस के बाद, वो उनका आपस में लिंक डेवलप नहीं हो पाता। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उतना प्रभाव या उतना असर नहीं होता जितना होना चाहिए। तो सालों साल निकल जाते हैं फिजियोथेरेपी के करवाते हुए, लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा कई बार नहीं होता। उसका रीज़न यही है क्योंकि उनको सही और सही आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं मिलती। तो अगर सही आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में मिल जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, पेशेंट का जब वो लगातार प्रयास करता है तो उसका लिंक बनता है। तो ये तीसरा एक और है पंचकर्म। आयुर्वेद में पंचकर्म भी किया जाता है इस रोग के को दूर करने के लिए। उसमें पेशेंट की टोटल इंटरनल क्लीनिंग होती है, उसमें वात पित्त कफ को बैलेंस किया जाता है, उसमें वमन, विरेचन, शिरोधारा, ऐसे कई पद्धतियां हैं जिनके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है।
लेकिन अगर हम पंचकर्म के साथ मेडिसिन, और पंचकर्म हम ऐसा भी उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी इंटरनल क्लीनिंग के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, जैसे उसमें विरेचन आ जाता है। विरेचन से भी काफ़ी हद तक जो है हमें मदद मिलती है। साथ में अगर हम मेडिसिन देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। और जब हम इसके साथ मसाज और ऑयल, उसका जब हम इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट को, क्योंकि मसाज के ऊपर आयुर्वेद में पूरी बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे पूरी एक डिटेल जानकारी है, तो उसका हम सहायता ले सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जो लिम्स टाइट हो जाते हैं, जब उनके अंदर कमांड नहीं रहता ब्रेन के थ्रू, जैसे हमने किसी को सपोज करो हमने अपनी जो हमारी टांग है उसको उठा के या अपने पैर को उठा के आगे रखना है, हमारे ब्रेन से मैसेज आता है। वो मैसेज जब पैरालिसिस के कारण, स्ट्रोक के कारण जब वो हमारे लिम्स को नहीं पहुंचता, तो फिर वो अंग, जैसे बाजू है, हाथ है, पैर है, वो लटक जाते हैं और वो काम नहीं करते, फिर उनमें स्टिफनेस आ जाती है। तो उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए ऑयल विशेष तौर से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है उसकी, क्योंकि ऑयल एक इंजेक्शन का काम करता है, उसमें जड़ी बूटी एक निडल का काम करता है। जैसे हम किसी को इंजेक्शन देते हैं, उसकी निडल से दवाई अंदर तक भेजते हैं, ऐसे ही ऑयल जो है वो निडल का काम करता है। उसमें जो विशेषता है, जो पैरालिसिस के लिए जड़ी बूटी जो वहाँ उसमें प्रोसेस की होती हैं, ऑयल की लगातार मसाज से हम उसके अंदर जैसे 15-20 मिनट मसाज की, तो वो उनका असर हर्ब्स का उस लिम्स में चला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, अकड़न कम हो जाती है। तो जब हम इसके साथ साथ फिर हम उसको बोलते हैं कि खुद प्रयास करो, खुद एक्सरसाइज करो, तो पेशेंट का जब वो एक्सरसाइज करता है खुद अपने मन से, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं, अगर इसमें पेशेंट लगातार, क्योंकि पेशेंट का वो अपना काम तो कर नहीं सकता, अपने ऑफिस नहीं उसने जाना होता है, तो हम कहते हैं कि लगातार प्रयास करो, आप चीज़ें उठाने का प्रयास करो, आप चलने का प्रयास करो, आप मेडिसिन खा रहे हो, आप अगर खुद से प्रयास करोगे तो आपका जो है वो लिंक डेवलप होगा ब्रेन के साथ। तो पेशेंट को हम ये कहते हैं कि आप ऐसा करो जिससे आप शीघ्र से शीघ्र आत्मनिर्भर बन सके। अब एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है जब पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये हमारी टांग तो चल पड़ी है पर बाजू नहीं चली। अब टांग कैसे चल पड़ी, जबकि टांग और बाजू दोनों को एक जैसा प्रभाव था स्ट्रोक का, दोनों नहीं चल रहे थे। जब टांग चल पड़ी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और बाजू नहीं चली, तो उसका एक विशेष कारण है, उस चीज़ को समझना चाहिए। वो ये होता है कि हम एक टांग के सहारे पेशेंट चल नहीं सकता, तो वो दूसरी टांग को लगाने का प्रयास करता है, उसको साथ में चलने का प्रयास करता है। उसको पता है मैं एक टांग के सहारे नहीं चल सकता, तो दूसरी टांग को वो चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। जब वो लगातार प्रयास करता है तो धीरे धीरे उसका ब्रेन के साथ लिंक डेवलप हो जाता है। तो अगर हम ऐसे ही बाजू के साथ करें, अगर रोगी पेशेंट ऐसे ही अपनी बाजू के साथ करें, मतलब जैसे उन्होंने टांग का उसको चलाने का प्रयास किया, खुद से चलने का प्रयास किया, तो ऐसे ही वो जो बाजू नहीं चलती, वो ये समझे कि मैंने जो बाजू नहीं चलती उसी से काम करना है। अब वो जब काम करेगा तो वो चलेगी नहीं, उसने निराश नहीं होना है। उसने अगर जो बाजू चल रही है उससे काम लेना है, लास्ट में कम से कम 10 बार 15 बार उसने अपने मन को ये एक कमान देनी है, आदेश देना है कि मैं इसको चलाऊं, या मन से सोचना कि ये मैंने चलाना है, मैंने ये काम करना है। वो करने का प्रयास करे, चीज़ों को उठाने का प्रयास करे, टेबल पे रख के उठने का प्रयास करे किसी दूसरे हाथ के सहारे। वो हाथ नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में नहीं चलेगा, लेकिन जब वो लगातार ऐसा प्रयास करेगा तो धीरे धीरे उसका ब्रेन के साथ एक लिंक डेवलप हुआ। जैसे आपकी टांग का हुआ वैसे उसका भी होगा, बाजू का भी होगा। तो जैसे जो बाजू या हाथ ठीक है उससे बाद में काम लेना है। पहले हमने जो हमारा बाजू या हाथ जो नहीं चल रहा है, हमने उससे काम करने का प्रयास करना है, अपने मन से उसको आदेश देने हैं, वो कोशिश करनी है। तो जैसे टांग चल पड़ी, फिर वो बाजू का भी, एक हमारे हाथ का भी, इस लिम्ब का जो ऊपर वाला जो बाजू है उसका भी ब्रेन के साथ जो लिंक है वो डेवलप होगा। और जब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगे तो और भी ज़्यादा चांसेस,
क्यों? क्योंकि देखिए एलोपैथ वाले इसमें अगर दवाई कुछ कर रही होती ना, जैसे क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने बाद ही अमूमन आयुर्वेद के पास आते हैं, जिन लोगों को तो पता है कि हमारे परिवार में डॉक्टर दर्शन्स के यहाँ या किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के यहाँ वो हमारे पेशेंट ठीक हुए, तो वो तो फिर उसके बाद वहीं लेके जाते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ही जाते हैं, वही उधर ही जाते हैं और इलाज आयुर्वेद में ही करवाते हैं। लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि आयुर्वेद में ही अच्छा इलाज है, तो वो आयुर्वेद की तरफ नहीं आते, वो पहले एलोपैथी में अपना टाइम वेस्ट करके फिर वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं। उस टाइम काफ़ी नुकसान हो चुका होता है और फिर आयुर्वेद मदद तो करता है, उसको सेल्फ सफिशिएंट तो बना सकता है, वो आत्मनिर्भर तो उनको बना सकता है, लेकिन पूरी तरह से कई बार पेशेंट नहीं ठीक होते जब लेट आते हैं। तो ये मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पेशेंट टाइमली आए, क्योंकि अगर वो जो प्रयास मैंने अभी बताया, जैसे टांग अपने आप चल पड़ी, ऐसे बाजू भी उसके साथ भी लगातार काम, क्यों? पेशेंट ने 3 महीने तो अपने काम पे नहीं जाना। अगर उसको सीवीए हुआ है, अगर उसको हेमिप्लेजिया हुआ है वन साइड का, तो वो उसका सारा दिन फिर यही प्रयास होना चाहिए उनको चलाने का। तो 3 महीने में अगर उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा तो पेशेंट 100% तक उनके जो उसके लिम्स हैं दोनों, उनका ब्रेन के साथ लिंक डेवलप होगा और वो चल पाएंगे, उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही अगर वो लेट हो गए हैं तब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाना है मैक्सिमम रिकवरी के लिए। लेकिन क्या करना है? अपने लिम्स से लगातार काम लेना है। मालिश के बाद, एक्सरसाइज के बाद आधा घंटा पौना घंटा मालिश करनी है, 15-15 मिनट जो जितना भी एक साइड के, जैसे टांग बाजू, इसके जितने भी जॉइंट्स हैं उन पर तेल को रचाना है, अच्छी तरह से मसाज करनी है, जेंटल मसाज करनी है, ज़्यादा दबा के नहीं करनी, उसको धीरे धीरे एब्जॉर्व करना है। उसके बाद अपने लिम्स को खुद कोशिश करो कि दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा खोलना बंद करना और उसको हिलाना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी उसमें ऑयल से। उसके बाद फिर सारा दिन प्रयास, कैसे? जैसे मैंने बताया कि टांग जैसे चली वैसे बाजू से भी काम लेना है, ताकि ब्रेन का लिंक डेवलप हो जाए। क्योंकि मेडिसिन आप ले रहे हो, मेडिसिन कोशिश करेगी, आपकी हेल्प करेगी, मेडिसिन से ऐसे जो ब्रेन के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे, लेकिन वो तभी ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब अपने मन से हम खुद प्रयास करते हैं। क्योंकि हमने अपने ये समझना कि 8 घंटे हमने ड्यूटी देनी है, हमने तो चलना ही है, हमने टांग बाजू को चलाना ही है, 8 घंटे मेरी ड्यूटी है। जैसे मैं कोई वर्क है, जैसे मेरा कोई एम्बिशन है लाइफ का कि मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं, ऐसे ही मैंने पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है और 7 घंटे पूरे इसमें झोंक के रख देने हैं। जब दोस्तों उसके बाद महीने बाद 2 महीने बाद हम अपने आप को या हम अपने पेशेंट को पाते हैं, अगर उसने प्रयास किया तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें तो बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी रिकवर हो गया। फिर और ज़्यादा पेशेंट का जो मन है वो खुशी के साथ ये सब करने के लिए करता है। तो दोस्तों इस तरह ट्रीटमेंट करने पर, आयुर्वेद की हेल्प लेने पर, आयुर्वेद की मदद लेने पर, आयुर्वेद को अडॉप्ट करके, आयुर्वेद के निर्देशों के ऊपर चलकर, शास्त्रों में पैरालिसिस के लिए लिखी औषधियाँ खाकर, उसका सेवन करके और उनके दिशा निर्देशों की पालना करके रोगी पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़िंदगियां बचाने का काम करें। पैरालिसिस का पेशेंट जो कि सारी ज़िंदगी अपंगता भरा जीवन जीता है, जब उसको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जब उसको राइट नॉलेज नहीं मिलती, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए अपंग पाइज हो जाता है। उसका परिवार उसके ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन वो समाज के ऊपर निर्भर हो जाता है। और एक जो परिवार का मुखिया अगर उसको ये बीमारी हो जाए तो पूरा परिवार ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़िंदगियां बचाने का काम कीजिए। इस नॉलेज को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर किसी ने इस रोग की जो हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है और दूसरी वीडियोस भी देखनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वहाँ का लिंक, दूसरी वीडियोस का लिंक जो है वो उसको असेस करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और ये महत्वपूर्ण जो आपको हम जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं विभिन्न रोगों के बारे में, आप
उनको उस जानकारी को, उस ज्ञान को आप अर्जित करें, लोगों को बताएं। इससे ज़िंदगियां बच जाती हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी कब आनी है। जितनी नॉलेज हमें रोगों की होगी, उनके लक्षणों की होगी, हम उतना ही अपने आप को बचा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।